जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा फिजियोलॉजी का 5th वीक का लेक्चर है वो वाटर के हवाले से है। बड़े मज़े का ये टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है और बुक से इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। वाटर है, इसमें हम इसकी थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं और फिर देखते हैं कि कितना ज़्यादा इसमें कैपेसिटी है, किसी भी फील्ड में पानी जो है वो कितने हद तक आ जाता है। और फिर थोड़ा सा सॉइल और वाटर का रिलेशनशिप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है। इसके बाद वाले भी जो दो टॉपिक हैं वो बहुत इंतहाई आसान टॉपिक हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटे। ये हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है, पेज नंबर है 52। उसमें हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ वाटर के हवाले से दिया गया है। ये सारा कुछ आपने पहले पढ़ा हुआ है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए कुछ बहुत ज़्यादा नया हो। आपको पता है कि वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O। ठीक है, आपको ये भी पता है कि वाटर में कौन सी बॉन्ड होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी हवाले से बेटे ये वो कहते हैं कि वाटर जो है हमारे पास यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब ये होता है, जो स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब ये होता है कि अपने अंदर हर तरह की चीज़ को हल कर लेता है। ठीक है, और ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जितने भी जिंदा जानदार हैं उनमें जो मेजर हिस्सा है वो वाटर का है, उनकी बॉडी में जो मेजर हिस्सा है वो वाटर का है। ठीक है, अर्थ जो है वो सिर्फ वो वाला प्लेनेट है जहाँ पे पानी जो है वो 3 फेज में एग्जिस्ट करता है। हमारी जो अर्थ है सिर्फ दुनिया में सिर्फ वही वाला प्लेनेट है जहाँ पे पानी 3 फेजेस में होता है। कौन कौन सी फेज है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इस फॉर्म में वाटर जो है वो हो सकता है। अच्छा, अवेलेबिलिटी और एब्सेंस ऑफ वाटर जो है, अगर पानी अवेलेबल है या पानी अवेलेबल नहीं है तो इसका सबसे ज़्यादा असरात पड़ते हैं हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स पे और अबंडेंस। देखिए, अगर तुम्हारे पास पानी होगा, जाहिर सी बात है प्लांट को ग्रो करने के लिए वाटर रिक्वायर होता है। तो जितना ज़्यादा पानी होगा उतना ज़्यादा प्लांट डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उतना ज़्यादा प्लांट इधर से उधर आपको नज़र आएंगे, उतने ही ज़्यादा प्लांट होंगे। ठीक है, इसी तरह एनिमल्स के लिए भी यही है और इंसानों के लिए भी आप यही है कि जितना पानी होगा, अवेलेबिलिटी वाटर की या एब्सेंस जो है वाटर की वो इन्फ्लुएंस करती है जानवरों को भी, इंसानों को भी और प्लांट्स को भी। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है बेटे वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को पता ही है बेटे कि इसमें होते हैं 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है, जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन, देखिए ये जो हाइड्रोजन का ये वाला देखें इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन किसी तरह शेयर कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। थोड़ी सी केमिस्ट्री भी इसमें आ जाती है। तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहे हैं। तो जो शेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूट। तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, मतलब ये वाला और ये वाला एसिमेट्रिकली, यानी कि इसकी कोई भी खास शक्ल नहीं है और ये इस तरह बिना किसी शक्ल के फैले हुए होते हैं। अच्छा, जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो नेगेटिव चार्ज किस पे होता है, हाइड्रोजन पर नहीं होता बल्कि ऑक्सीजन पर होता है। तो जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव चार्ज की तरफ, जो कि किस पे है हमारे पास। ठीक है, अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स जो हमारे पास पॉजिटिव न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, उसमें। यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का जो नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट होता है हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज वाले न्यूक्लियस पे। ठीक है, तो देख लें आप, हाइड्रोजन का हमारे पास +1 होता है चार्ज और ऑक्सीजन का हमारे पास जो होता है वो 8 हो जाता। ऑक्सीजन का वैसे बेसिकली हमारे पास -2 होता है। ठीक है, अच्छा जी, तो कॉन्सिक्वेंटली जो है हमारे पास हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जो है वो थोड़ा स्मॉल होता है, मुझे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह का जो मॉलिक्यूल है वो पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है, जिसपे हमारे पॉजिटिव है, नेगेटिव है। नेगेटिव का न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है और ख़ुद नेगेटिव रहता है और दूसरे को पॉजिटिव कर देता है। इस तरह का मॉलिक्यूल हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है। ठीक है, अच्छा ये याद रखिएगा बेटे, ओवरऑल जो वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है वो न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं जो नेगेटिव वाले हैं वो पॉजिटिव वालों के इक्वल हैं। देखिए -2 और ये हमारे पास +2, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या है -2, हाइड्रोजन का है +2, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ओवरऑल अगर हम वाटर पर चार्ज देखें तो कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर के हवाले से बेटे हमने बात की। ठीक है, तो पोलर नेचर जो है वाटर मॉलिक्यूल की, इसकी वजह से जो है वाटर जो है वो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान। तो याद रखिएगा बेटे, क्योंकि पोलर है, क्योंकि इसमें पोलैरिटी है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की तरफ, इस वजह से जो वाटर है हमारे पास वो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बनाता है।
बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के लेटेक्स वाला, यानी कि ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल मिलके एक बहुत ज़्यादा लंबा से लेटेक्स वाला स्ट्रक्चर जो है वो देते हैं। बुक में बेटा बना हुआ है, वो देख लीजिएगा आप लोग। अच्छा, ये जो लेटेक्स स्ट्रक्चर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर को एक दूसरे के साथ स्टिकी रिलेशन रखने के लिए, कोहेसिव रिलेशन रखने के लिए, ठीक है। और इसी वजह से इसकी सर पर टेंशन ज़्यादा होती है, इसी वजह से ये वाटर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इसी वजह से वाटर बहुत सारा पानी अपने अंदर इसी वजह से वाटर बहुत सारी जो आग होती है उसके अपने अंदर जज़ब कर लेता है, ठीक है। तो बेटे ये हमारा जो है दिया हुआ है पेज नंबर 52 पे, यहाँ से आपने पूरा का पूरा पढ़ लेना है। बहुत ही आसान है, आपने बहुत पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब आगे आते हैं बेटे, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत ही आसान है बेटे। प्रॉपर्टीज़ ढेर सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि कोहेसिवनेस एंड सरफेस टेंशन है, फिर ट्रांसपेरेंसी है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, स्पेसिफिक हीट। ये थोड़ी थोड़ी सी आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ याद कर लेनी है। पेज है 53 पे। बहुत आसान सा बेटे ये टॉपिक है और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं हो, जो बहुत डिटेल से आपके साथ डिस्कस करनी हो, ठीक है बेटे। अच्छा, आपको कोहेसिवनेस एंड सरफेस टेंशन। अच्छा, वाटर जो है वो आराम फ्रीली जो है वो मूव करता है, और गेट वाटर मॉलिक्यूल जो है, जब तक पानी के मॉलिक्यूल एक साथ जुड़े हुए होते हैं, जब तक वाटर मॉलिक्यूल एक साथ जो होते हैं वो आराम से फ्रीली मूव करते रहते हैं। ये आपस में जुड़ जाते हैं क्योंकि पोलर हैं। पोलर का मतलब क्या होता है कि आपस में क्लिंग कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इस वजह से वाटर जो है वो पूरी की पूरी जो लंबी लंबी पाइप्स हैं, वेसल्स हैं, उनमें भर जाता है और उनमें अपनी मर्जी से आराम से फ्लो जो है वो करता रहता है। और अगर वेसल में कोई डिजॉल्व या कोई सस्पेंडेड पार्टिकल हो तो वाटर उनके साथ भी रिलेशन बना लेता है। तो ये पूरी एक वाटर मतलब वेसल है, उसमें कोई भी पार्टिकल है सस्पेंडेड लटके हुए, वाटर उनके साथ रिलेशन बना लेता है। तो ये पूरी हमारे पास एक वाटर बॉडी बन गई। इन रीज़न की वजह से वाटर जो है वो बहुत अच्छा जो है ट्रांसपोर्ट मीडियम कहलाता है, सतह के बाहर भी और इंसान की बॉडी के अंदर भी, ठीक है। अच्छा, सरफेस टेंशन का क्या मतलब होता है कि किसी भी सरफेस पे कितना ज़्यादा वाटर की वजह से जो है प्रॉब्लम होती है, या कितना ज़्यादा वाटर जो है किसी पानी को जज़ब कर सकता है। सरफेस टेंशन वाटर की बहुत ज़्यादा हाई है। पानी किसी भी सरफेस पे होगा तो पानी बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने अंदर हल कर सकता है एज़ कम्पेयर टू किसी भी दूसरे लिक्विड की निस्बत, ठीक है, मरकरी के अलावा। अच्छा, जो सरफेस टेंशन है बेटे, इसका रोल हमारे सामने ही है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट जैसे पोलन है या डस्ट के पार्टिकल हैं, वो सतह पर पानी के फ्लोट करते हैं, हालांकि वो हल्के भी होते हैं, ठीक है। तो सरफेस टेंशन के देखिए, जो हमारे पास डस्ट के पार्टिकल हैं, ठीक है, जो हमारे पास पोलन है, ठीक है, कि पानी की सतह पर आप देखें फ्लोट तैरते रहते हैं। अब क्यों तैरते हैं? क्योंकि इनमें हाई सरफेस टेंशन होती है, पानी की भी सरफेस टेंशन ज़्यादा है। इसी वजह से बेटे पानी जो हमारे पास जो है अपने अंदर मट्टी को भी रिटेन रखता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कोहेसिवनेस होगी और सरफेस टेंशन के हवाले से था। आगे ट्रांसपेरेंसी बेटे, पानी बिल्कुल साफ शफाफ होता है, पानी के अंदर लाइट जो है पेनिट्रेट कर सकती है बहुत ढेर सारी डेप्थ तक, ठीक है। डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है पानी डिफरेंट पीक्स पर अब्जॉर्व कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो वेव हीट रेडिएशन है, यानी कि वेव हीट की जो रेडिएशन है वो भी पानी जो देखें, जब आग लग जाती है तो पानी जो है उस आग को जज़ब कर लेता है। तो इसका क्या मतलब होता है कि पानी इतना ट्रांसपेरेंट है कि वो सारी की सारी आग को पी जाता है, ठीक है। और वो ऐसी वेव जिनकी रेडिएशन शॉर्ट होती है वो बहुत पानी के डेप्थ तक जा सकती हैं, ठीक है। तो बेटे यही सारा का सारा हमारे पास आ जाता है। वो जोन जिसमें लाइट रेज जो हैं पानी के अंदर बहुत अच्छी तरह से पेनिट्रेट कर जाते हैं, उसको फोटिक जोन, यानी कि द जोन इन विच लाइट पेनिट्रेट टू अ मच लार्जर एक्सटेंड, उसको फोटिक जोन कहा जाता है। और उसके फोटिक जोन के नीचे जो हमारे पास जोन है जिसमें कंप्लीट डार्कनेस होती है, जिसमें लाइट पेनिट्रेट नहीं करती, वो एफोटिक जोन, एफोटिक। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो याद रखेगा, ठीक है। पेज नंबर 53 आपने याद करना है। थर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है बेटे। ज़ाहिर सी बात है, टेम्परेचर आपको पता है गर्मी जब हो जाती है ज़्यादा तो हम पानी पीते हैं बाहर पर ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। सर्दियों में थोड़ा ये होता है कि ज़ाहिर बार टेम्परेचर हमारे पास बहुत कम हो जाता है तो हम पानी इतना ज़्यादा नहीं पीते, तो भी हमारा जो है बॉडी मेंटेन रहती है, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि द रेंज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन, कि जिस तरह से टेम्परेचर जो है वेरी करता है हमारे पास पानी वाले इन्वायरमेंट में, वो कम है एज कम्पेयर कि एयर में जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है, बहुत लगातार वेरी करता है, कभी ठंडी कभी गर्म। तो पानी में जो टेम्परेचर का तब्दीली है वो थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू ये तब्दीली एयर में। पानी में एयर की तब्दीली बहुत ज़्यादा है, और पानी में टेम्परेचर की तब्दीली बहुत ज़्यादा है, और बाकी जो वाटर है उनमें टेम्परेचर की तब्दीली कम है।
इसका क्या मतलब होता है कि जो इस तरह से टेम्परेचर का बदलना जो है पानी वाले इन्वायरमेंट में कम है और हवा में टेम्परेचर का बदलना ज़्यादा होता है। अभी ऐसा क्यों है कि हवा में टेम्परेचर ज़्यादा तेज़ी के साथ बदलती है एज़ कम्पेयर टू एक्वाटिक एनवायरनमेंट? दिस इज़ बिकॉज ऑफ यूनिकी पानी की खसूसी मुनफरिद थर्मल प्रॉपर्टीज़ की वजह से होता है, जो कि टेम्परेचर चेंज को कम। देखिए पानी में क्या है, अब पानी में टेम्परेचर का चेंज क्यों कम हो रहा है? क्योंकि पानी में खुद में ये खसूसियत है कि वो टेम्परेचर चेंज को बहुत आहिस्ता आहिस्ता से कम करता है। हवा में थर्मल प्रॉपर्टीज़ वाली खसूसियत नहीं होती, जिसकी वजह से हवा में बहुत जल्दी टेम्परेचर चेंज हो जाता है। टेम्परेचर जो है लिक्विड वाटर का वो बढ़ जाता है और इसके अलावा जो है वो स्लोली फॉल करता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे लिक्विड्स। एक कैलोरी जो है हीट एनर्जी की, एक कैलोरी, सिर्फ एक कैलोरी जो है वो हीट की चाहिए होती है पानी के टेम्परेचर को 1 ग्राम, मतलब 1 ग्राम पानी है, ठीक है। आप इस 1 ग्राम पानी के टेम्परेचर को 2 ग्राम करना चाहते हो तो 1 ग्राम हीट डालेंगे, आप 1 ग्राम हीट यूज़ करेंगे तो फ़ौरन पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप एनर्जी डालेंगे उतना ज़्यादा पानी का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा और जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड पानी के साथ जुड़ी हुई होंगी उतना ही ज़्यादा पानी हीट होता है कि जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ही ज़्यादा पानी जो है वो हीट को जज़ब कर सकता है। और बिना उसके देखिए आग जब लग जाती है तो पानी हम डालते हैं तो क्या पानी के टेम्परेचर में चेंज आती है? नहीं आती। इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। आग लग गई है, पानी ने बुझा दिया, आग खुद पानी के टेम्परेचर में चेंज नहीं आया बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। अच्छा आगे स्पेसिफिक हीट के हवाले से ये उसमें भी बेटे यही बात है कि जो हीटिंग है, हीट करना पानी को, ठंडा करना पानी को, वो स्लो प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू किसी भी लिक्विड्स में। मतलब कहने का कि हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ वाटर, पानी को हीट करना, पानी को ठंडा करना, वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू कोई भी दूसरा लिक्विड है, जूस वगैरह हो गए, उसमें जो है हम उसको हीट या कूल करना। दिस इज़ बिकॉज पानी के मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। इसकी वजह से पानी को हीट करना और ठंडा करना थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू बाकी जितने भी लिक्विड्स हैं उनसे। अगर पानी को एवेपोरेट करने को कहा जाए, पानी को हम रख देते हैं देगची में कि वो एवेपोरेट हो जाएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को पहले ब्रेक होना पड़ेगा और इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है बेटे हमारे पास 4.18 जाउल है। ये याद रखिएगा, स्पेसिफिक हीट कितनी है? 4.18 जाउल। तो मैं क्या बताई थी बच्चों, तो ये जो स्पेसिफिक हीट है वाटर की, याद रखिएगा 4.18 जाउल है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा दिस मीन्स कि वाटर जो है ये मतलब कितनी हीट चाहिए होगी 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर राइज करने के लिए? 4.18, मतलब 4.18 जाउल जो है वो हीट एनर्जी चाहिए होगी 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। अगर 2 ग्राम बनाना है तो 4.18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया इसकी जो है हमारे पास स्पेसिफिक हीट। अच्छा उसके बाद है सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस। जो बहुत सारी गैसेस हैं जो कि बायोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी जो है वो डिज़ोल्व हो जाती हैं वाटर में और स्पेसिफिकली जो पानी में वो हल हो जाती हैं। सॉलिबिलिटी जो है किसी भी गैस की वाटर में वो जनरली जो है वो वेरी करती है 0 से लेकर थ्योरेटिकल मैक्सिमम सैचुरेशन। मतलब ये कह सकते हैं आप कि जो कोई भी गैस वाटर में हल होना वो 0 मतलब 0 डिग्री पे भी हो सकती है, या ऐसा लेवल भी सैचुरेशन का आ सकता है कि ऐसा लेवल कि जिस पे आप बाकायदा और गैस डालेंगे तो वो पानी में प्रॉपर हल नहीं होगी। ऐसे बच्चे कह रहे होंगे कि गैस कैसे हल हो जाती है वाटर में, तो बेटे ये एक हमारे पास जो है इसकी जो है वो थोड़ा सा वाटर की प्रॉपर्टी होती है, बाकायदा बहुत तो नहीं कह सकते लेकिन 0 डिग्री पे कह लें, या कभी कभी जो है वो इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि फर्दर अगर आप गैस या वाटर डालेंगे तो वो काम नहीं चलेगा। अच्छा उसके बाद बच्चे इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो भी पानी में डिज़ोल्व हो जाती है। अच्छा अब अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है वो वेरी करती है कि कितना वाटर है, जितना वाटर होगा उसके लिहाज से ही ऑक्सीजन जो है वो पानी में हल होगी। डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है वो जाहिर सी बात है हमें चाहिए होती, इंसानों को चाहिए होती है रेस्पिरेशन करने के लिए। और इसके अलावा वाटर बॉडी में जो डेड ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन है, तोड़ फोड़ है, उसके लिए भी हमें डिज़ोल्व ऑक्सीजन चाहिए होती है। डिज़ोल्व ऑक्सीजन का मतलब है कि वाटर में ऑक्सीजन की जो मौजूदगी है वो हमें इंसानों के लिए रेस्पिरेशन के लिए चाहिए और इसके अलावा जो ऑर्गेनिक मैटर है उनकी तोड़ फोड़ के लिए चाहिए, ठीक है। अच्छा इसके अलावा बेटे जो हमारे पास पानी में रहने वाले जो छोटे छोटे हमारे पास प्लांट्स होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो पानी वाले इन्वायरमेंट में
है वो मतलब जितने भी एक्वेटिक इन्वायरमेंट है उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी है वो बेसिकली जो है वो रेस्पिरेशन पर्पजेज़ के लिए होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी एटमॉस्फेयर में बहुत जल्दी फैल जाती है, पानी में जल्दी से हल हो जाती है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब भी CO2 प्लस H2O ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनता है H2CO3। CO2 प्लस H2O गिव राइज टू कार्बोनिक एसिड H2CO3। ठीक है, और जो कि पानी की pH को अफेक्ट करता है। इसके अलावा फ्रेश वाटर में कार्बोनेट्स भी हैं, बाइकार्बोनेट्स भी हैं, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, ये तमाम चीज़ें भी जो है बेटे इसमें मौजूद होती हैं। ठीक है, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक प्रॉपर्टीज़ जो है वो याद कर लेनी है। ठीक है बेटे, तो आप लोगों ने ये पेज नंबर 52 से लेकर 53 पे या 54 की जो स्टार्ट रेंज आने हैं तो वहाँ तक करना है। सिर्फ इतनी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हैं। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा वाटर के हवाले से हमने उसका स्ट्रक्चर पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। अब हमारे पास जो मेजर टॉपिक है फील्ड कैपेसिटी इन द सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इस पर आते हैं बेटे। ये आपको मिलेगा जी सॉइल वाले चैप्टर में। बच्चे ये हमारे पास जो है सॉइल वाला चैप्टर है, पेज नंबर 79। ठीक है, पेज नंबर 79 पर लिखा हुआ होगा सॉइल वाटर। तो यहाँ से जो है ये हमारा फील्ड कैपेसिटी एंड सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का टॉपिक छोटा सा ये स्टार्ट होता है। तो हम अब डिस्कस करते हैं। पेज हमारा बनेगा 79 और 80। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से याद करना है। अच्छा बच्चे, सॉइल का वाटर के साथ कैसा रिलेशन है? सॉइल वाटर रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है, जो पौधे हैं हमारे पास, ठीक है, मिट्टी में है, अब हम पानी डालेंगे, अगर मिट्टी जो है वो पानी ले ही ना तो पानी तो हमारे पास रूट्स कैसे ग्रो करेंगी, प्लांट कैसे ग्रो करेगा? तो सॉइल और वाटर का रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। In the first place, the supply of large quantities of water is necessary to satisfy the evapotranspiration requirement of growing plant। वो यही कहना चाह रहा है कि सबसे पहले तो ढेर सारी मिकदार में पानी का देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि हमारे पास जो है वो ट्रांसपरेशन का अमल भी हो सके, एवेपोरेशन का अमल भी हो सके, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। ट्रांसपरेशन क्या होता है? एरियल पार्ट में से पानी का लॉस होना। एवेपोरेशन क्या होता है कि पानी का बुखारात बन के उड़ना। तो जितना ज़्यादा पानी होगा उतना ही प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और उतना ही ज़्यादा एवेपोरेशन और जो है वो हमारे पास ट्रांसपरेशन का अमल होगा। फर्दर मोर दिस ये वाटर जो है वो अवेलेबल होना चाहिए जब प्लांट को ज़रूरत हो। देखिए, प्लांट को ज़रूरत नहीं है और आप पानी दे रहे हैं तो प्लांट का नुकसान हो जाता है, प्लांट तबाह हो जाता है। तो जब प्लांट को पानी की ज़रूरत होगी तो तभी हमने पानी देना है। एंड मोस्ट ऑफ इट कम्स, और बहुत सारा पानी जो प्लांट लेता है वो सॉइल से लेता है। डेफिनेटली प्लांट किस में है? मिट्टी में। तो हम मिट्टी में पानी डालेंगे तो वो वाला सॉइल में मौजूद पानी प्लांट लेगा। ठीक है, सेकेंड वाटर जो है वो सॉल्वेंट के तौर पे भी एक करता है और इस सॉल्वेंट के साथ बहुत सारे डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी होते हैं जो कि सॉइल सोल्यूशन में मौजूद होते हैं। तो ये थोड़ा सा सॉइल रिलेशनशिप के बारे में था बेटे। अब फॉर्म्स ऑफ सॉइल वाटर जो है वो किस किस एग्जाम का हो सकता है? वो ग्रेविटेशनल वाटर या ग्राउंड वाटर के फॉर्म में हो सकता है, वो कैपिलरी वाटर के फॉर्म में हो सकता है, हाइड्रोस्कोपिक वाटर के फॉर्म में हो सकता है। तो ये 3 फॉर्म्स हैं सॉइल वाटर की। पहले रिलेशनशिप हमने पढ़ लिया। अब ये जो सॉइल वाटर है ये किस किस शक्ल में हो सकता है? ग्राउंड वाटर या ग्रेविटेशनल वाटर की शक्ल में। तो जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तेज़, या जब हम आबाशी का अमल करते हैं तो बहुत सारा पानी जो है वो क्या होता है, नीचे की तरफ जो है वो सिंक कर जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है। ठीक है, इसको हम ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई, ठीक है, बारिश हो गई या हमने आबाशी की, तो जो पानी बच जाता है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड चला जाता है। इसको हम ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। एंड इसमें जो है थोड़ा सा सिग्निफिकेंस है इस पानी का, थोड़ा सा पानी मिट्टी को जो है सिग्निफिकेंस होता है क्योंकि ये नीचे की तरफ बह रहा होता है, रादर के ये हमारे पास जो ऊपर की तरफ ग्रेविटी को अफेक्ट करे। तो पहला फॉर्म क्या था? ग्रेविटेशनल या ग्राउंड वाटर। ठीक है, ये सॉइल वाटर की एग्जाम है। दूसरा है कैपिलरी वाटर। ठीक है, तो कुछ अमाउंट पानी का जो है वो हमारे पास बरकरार रहता है। ठीक है, ग्रेविटी के अगेंस्ट। ठीक है, छोटी छोटी देखिए हमारे पास मिट्टी है, मिट्टी में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि उन पार्टिकल्स में पानी जो है वो रिटेन रहता है। ठीक है, और कुछ मोटी मोटी तहें होती है, कीचड़ की फॉर्म में होती हैं, तो उनमें भी पानी जो है रिटेन रहता है। कुछ पानी जो है वो मिट्टी के जो कोलाइड्स हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, वो जज़ब कर लेती हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास नीचे की तरफ पानी की मूवमेंट होती है, ठीक है,
वो हमारे पास इसलिए होती है क्योंकि हमारे पास जो मट्टी है वो बहुत सारा लिक्विड को किसी भी डायरेक्शन में जज़ब कर लेती है। तो ये कैपिलरी वाटर होता है। कैपिलरीज क्या होती हैं? छोटी छोटी नालियाँ। तो पूरी की पूरी हमारे पास सॉइल है, सॉइल में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनमें ये कैपेसिटी होती है कि वो पानी को रिटेन रख लेते हैं। तो ओवरऑल ये कैपिलरी वाटर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। इवन एयर ड्राइड सॉइल कंटेन्स एप्रेसिबल अमाउंट ऑफ वाटर। वो कह रहे हैं एयर ड्राइड सॉइल, ऐसी सॉइल जो मिट्टी हमने जली उसमें से एयर निकाल दी, तो इवन उसमें भी ढेर सारा अमाउंट होता है पानी का। अगर हम किसी भी ड्राई हीट को या ड्राई सॉइल लिया, कंटेनर में डाल दिया, किसी बंद देगची में डाल दिया, सूखी मट्टी को हमने क्या किया, किसी भी बर्तन में डाल दिया और उसको हमने हीट किया। ठीक है, तो हम देखेंगे कि बहुत सारा, जब हम उसके ढक्कन उठाएंगे तो हम देखेंगे कि बहुत सारा पानी जो है उसमें कंटेनर में आया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है। सिंपल सी बात है, आप एक देगची लें, उसमें सूखी मिट्टी डालें, ठीक है, हीट करें और ढक्कन बंद कर दें। थोड़ी देर बाद लिड उठाएंगे तो वो पानी जो है उसकी ढक्कन में से आपको नजर आएगा। ये बेसिकली हमारे पास जो है थोड़ा सा रिलेटिवली जो मॉइस्चर वाला पानी है, ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहलाता है। It is held so tenuously by the soil colloids that it is not available to plant। ये soil colloids को इन पानी से इतना प्यार होता है कि ये मट्टी प्लांट्स को बहुत ज़्यादा ये पानी हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है वो नहीं मिलता। तो कैपिलरी वाटर और जो ग्रेविटेशनल या ग्राउंड वाटर होता है वो ज़्यादातर पानी जो है प्लांट्स को अवेलेबल होता है। तो अब आप देख लेंगे जितनी ज़्यादा हमारे फील्ड होगी उतनी ही उसमें पानी की कैपेसिटी होगी। ठीक है, और जितना ज़्यादा हमारे पास पानी होगा, सॉइल की कैपेसिटी है कि वो उसको जज़ब कर लेती है, तो ये सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहलाती है। अच्छा बच्चे, ये यहाँ तक आप लोगों ने कर लेना है। अगर रिटेंशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर जो है बेटे, ये वाला हम नहीं कर रहे। इसमें हमारे पास देखिए रिटेंशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर के सॉइल में कितनी कैपेसिटी है कि वो पानी को अपने अंदर रख सकता है। इसमें फील्ड कैपेसिटी वाला हम सिर्फ पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, हम कह रहे हैं कि अगर हमने एक सॉइल लिया, ठीक है, और उस सॉइल में हमने क्या किया कि हमने इस वाटर का सप्लाई ख़त्म कर दिया। डेट इज़ कि हमारे पास बारिश नहीं हो रही, कोई हम पौधों को पानी नहीं दे रहे, तो फिर भी हमारे पास थोड़ी सी डाउनवर्ड मूवमेंट होगी कुछ पानी की। ठीक है, फील्ड कैपेसिटी पढ़ा रही हूँ। फील्ड कैपेसिटी क्या मतलब है कि हमने क्या किया कि हमारे पास कोई बारिश नहीं हो रही, हम कोई भी आपाशी का पानी वगैरह नहीं दे रहे, ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी हमारे पास जो है वो वाटर थोड़ा थोड़ा सा नीचे मिट्टी में होता है। ठीक है, आफ्टर एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट होती है पानी की वो ख़त्म हो जाती है। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे हम ये देखते हैं कि वाटर जो है वो बड़े बड़े पोर में से जो है वो निकल चुका है और वो निकल के हवा ने उसको पकड़ लिया है। ठीक है बेटे, तो ये स्मॉलर जो छोटे छोटे सुराख हैं, जो माइक्रोपोर्स होते हैं, वो पानी से भरे रहते हैं, और ये छोटे छोटे सुराख जिसमें पानी होता है, ये मेन सुराख जो है वो पौधों को पानी देते हैं, या रूट्स पानी यहाँ से जज़ब करती हैं माइक्रोस्पोर से, जो कि पानी पौधों को जाता है। सो फील्ड कैपेसिटी क्या है? ये वो कैपेसिटी है जिससे पानी जो है सॉइल में आफ्टर ग्रेविटेशन वाटर जो है वो भाग जाता है ग्राउंड। मतलब कहने का कि फील्ड कैपेसिटी रेफर टू द वाटर कंटेंट इन सॉइल, कि पानी कितना मौजूद है मट्टी में आफ्टर ग्रेविटेशनल वाटर, उस ग्राउंड वाटर के बाद हैज ड्रेन अवे। ठीक है, ग्राउंड वाटर के बाद जो पानी बच जाता है वो कितना मट्टी में पानी मौजूद है, ये फील्ड कैपेसिटी कहलाती है। तो ये प्रॉपर हमारे पास फील्ड कैपेसिटी का हो गया। और सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में क्या है, वही आ जाता है कि वाटर रिलेशनशिप क्या है और किस फॉर्म का है। ठीक है बेटे, तो ये आप लोगों ने पेज नंबर याद करना है जी बच्चे, 79, और हमारे पास है जी ये पेज 80। इसके अलावा बेटे ये जो मैंने आपको ये कहा है रिटेंशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर, ये आप लोगों ने पहला पैराग्राफ खुद ही पढ़ लेना है। ठीक है, कि हमने एक एग्जांपल ली हुई है सॉइल की, ठीक है, और वो छोटे से दानेदार हैं। ठीक है, हमने कीचड़ से बनाया हुआ है, एक उसका यूनिफॉर्म टेक्सचर बनाया हुआ है। ठीक है, हैवी रेन और इरिगेशन के बाद जो है मिट्टी में पानी चला जाता है, एयर नहीं ज़्यादा होती, तो सॉइल के पोर जो हैं वो बड़े हों या छोटे हों, वो पानी से भर जाते हैं। इस पॉइंट को हम कहते हैं सैचुरेशन। ठीक है, ये रिटेंटिव कैपेसिटी मैक्सिमम कहलाती है। ये जो रिटेंशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर है ये आपने पढ़ लेना एक दफ़ा। मैक्सिमम रिटेंशन कैपेसिटी मैंने पढ़ा दी है और फील्ड कैपेसिटी भी पढ़ा दी है। ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप लोगों ने सॉइल वाटर याद करना है, फॉर्म ऑफ सॉइल वाटर, तीनों के तीनों, रिटेंशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर वाला टॉपिक याद करना है जिसमें फील्ड कैपेसिटी, बस यहाँ तक आप लोगों ने याद कर लेना है। और बेटे यहीं तक हमारा आज का टॉपिक है, और यहीं तक हमारा टॉपिक जो ख़त्म हो गया है। किसी ने कुछ पूछना हो बेटे तो आप
आप लोग पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला अब 2 टॉपिक रह गए, वो भी इंतहाई आसान है, तो साथ साथ याद कर लें ताकि आपके लिए ज़्यादा आसानी जो है या मुश्किल ना हो, आसानी हो। इंशाल्लाह आगे हमारा बेटे क्विज़ भी होना है अगले हफ्ते में, क्विज़ नंबर 1, ठीक है। तो होप सो कि आप लोग अच्छा ही देंगे। एंड गुड ट्यूसडे को मेरा दिल है मैं इंशाल्लाह लूँगी क्विज़, ठीक है। ट्यूसडे को आपका फिजियोलॉजी का क्विज़ होना है, उसमें वाटर रिलेशनशिप वाला पहला वाला जो आपका चैप्टर है ना, वो वाला सारा इंक्लूड होगा, ठीक है। मैं बाद में दोबारा से स्टेटस पे भी ये दे दूँगी। एंड गुड लक, थैंक